दोस्तों, एक 12 साल का बच्चा स्कूल ड्रेस में स्कूल बैग लिए हुए थाना पहुंचता है और दरोगा साहब को बोलता है, साहब हमने मर्डर किया है, हमें गिरफ्तार कर लो। दरोगा साहब हंसते हुए बोलते हैं, बेटा तुम्हारा स्कूल नहीं है, घर जाओ, यहाँ मजाक मत करो, ये थाना है। तभी थाने के बाहर शोर शराबा होता है और गांव का मुखिया थाने के अंदर प्रवेश करता है और उस बच्चे को देखकर क्रोध से थर-थर कांपने लगता है और बच्चे की तरफ झपटता है। बच्चा फुर्ती से अपना स्कूल बैग खोलता है, पिस्टल निकालता है और उस मुखिया की तरफ पिस्टल करके 2 फायर करता है। मुखिया वहीं दरवाजे पर ढेर हो जाता है। दरोगा साहब जब तक संभलते और बच्चे की तरफ झपटते तब तक बच्चा पिस्टल को दरोगा साहब की तरफ करता है और 2 फायर करता है। आखिर क्यों ये 12 साल का बच्चा आखिर 3 मर्डर क्यों किया? आइए दोस्तों जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग काफ़ी संख्या में हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, हमारे वीडियो को शेयर भी करते हैं। दोस्तों, आप लोग का दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना कृपा, अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। आइए दोस्तों चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी राजस्थान के धौलपुर जिले का है, सच्ची घटना है, जून 2023 की घटना है। ये धौलपुर का एक फौजी होता है जिसकी पोस्टिंग हिसार कैंट में थी। उसका नाम था रामेश्वरम सिंह। छोटा सा परिवार था। वो फौजी, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे थे, एक लड़की और एक लड़का। लड़की 10वां क्लास में पढ़ती थी, उसका नाम था खुशबू, और लड़का 8वां क्लास में पढ़ता था, उसका नाम था चंदन। दोनों धौलपुर के ही सेकेंडरी हाई स्कूल में पढ़ते थे, जो कि घर से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर था। दोनों भाई बहन पैदल स्कूल जाया और आया करते थे। दोस्तों, एक दिन दोनों भाई बहन चंदन और खुशबू स्कूल जा रहे थे, तभी चंदन के पेट में अचानक दर्द शुरू होता है। वो अपनी दीदी खुशबू को बोलता है, दीदी मेरा पेट में दर्द हो रहा है, मैं आज स्कूल नहीं जा पाऊंगा। उसकी बड़ी बहन खुशबू बोलती, ठीक है भाई, तुम घर जाओ, आराम करो, मैं स्कूल अकेली ही चली जाऊंगी। चंदन अपना स्कूल बैग लिए घर चला आता है। माँ को बोलता है, माँ मेरा पेट दर्द कर रहा है, मैं आज स्कूल नहीं जा पाऊंगा। माँ उसे आराम करने को बोलती है और मेडिकल शॉप से एक पेट दर्द की दवाई लाकर उसे खिला देती है। बच्चा आराम करते करते सो जाता है। इधर दोस्तों खुशबू स्कूल चली जाती है। जून का महीना था, गर्मी का महीना था, मॉर्निंग स्कूल चल रही थी। 11 बजे के आसपास स्कूल की छुट्टी होती है और पैदल पैदल ही घर की तरफ आ रही थी। अभी वो स्कूल और घर के बीच में ही थी, तब तक अचानक पीछे से कोई मोटरसाइकिल का हॉर्न बार बार मारता है। जब वो पीछे उलट कर देखती है तो वो गांव का मुखिया सूरजमल सिंह का बेटा रणवीर सिंह था। वो खुशबू के पास आकर अपना बुलेट रोकता है और बोलता है, खुशबू बहुत धूप है, गर्मी तेज है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। दोस्तों, खुशबू बच्ची ही थी, 10th की छात्रा थी। दुनिया के 9-6 से उसे कोई मतलब नहीं था और जानती भी नहीं थी। वो उसके बातों में आकर रणवीर की गाड़ी पे बैठ जाती है, बोलती, रणवीर भैया चलो घर छोड़ देना। अब दोस्तों रणवीर गाड़ी स्टार्ट करता है और चलने लगता है। थोड़ा ही दूर जाता है दोस्तों कि वो बगीचे की तरफ मुड़ जाता है। खुशबू बोलती है, भैया ये कहाँ जा रहे हो आप? रणवीर कुछ नहीं बोलता है। अब बगीचे से होता हुआ अपनी खेतों पर चला जाता है, जहाँ बोरवेल का कमरा बना हुआ था, जहाँ पर मोटर लगा हुआ था, जहाँ से खेतों में पानी पटाते हैं। गाड़ी वहाँ खड़ा करता है और कमर से पिस्टल निकालता है और खुशबू की तरफ तानता हुआ कहता है कि जैसा मैं कह रहा हूँ ऐसा करो, नहीं तो गोली मार दूंगा। खुशबू बच्ची थी, डर जाती है। उसे पिस्टल के दम पर रणवीर कमरे में ले जाता है और पिस्टल लहराते हुए बोलता है, सारे कपड़े उतारो। बेचारी खुशबू बहुत डर जाती है और जैसा रणवीर कहता है वैसा करती चली जाती है, अपने सारे कपड़े उतार देती है। दोस्तों, रणवीर अब उस कमरे में शराब की बोतल निकालता है, ड्रिंक करता है और खुशबू के साथ मनमर्जी करना शुरू करता है। प्राकृतिक अप्राकृतिक तरीके से उसका यौन शोषण करता है। खुशबू रोती है, चिल्लाती है, चीखती है, दया की भीख मांगती है, लेकिन उस दरिंदे रणवीर के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं होता है, कोई असर नहीं होता है। बीच बीच में उसे थप्पड़ भी मारता है और चुप रहने को बोलता है। ज़्यादा चीखती है, चिल्लाती है तो पिस्टल निकाल लेता है, बोलता है गोली मार दूंगा। बेचारी खुशबू डर के सहम जाती है और रणवीर अपना मनमर्जी करने लगता है। जब वो अपना मनमर्जी कर लेता है, उसका मन भर जाता है, तो कमरे से निकल कर चल देता है। बेचारी खुशबू रोती पीटती हुई कैसे भी अपने कपड़े पहनती है, वहाँ से गिरती पड़ती लंगड़ाते हुए अपने घर की तरफ चल देती है। दोस्तों, 4 बज गए थे शाम के। खुशबू घर नहीं पहुँची थी। अब उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो खुशबू के आस पड़ोस में ढूंढने लगती है, उसकी सहेली और भी लोगों से पूछताछ करती है बेटी के बारे में, लेकिन किसी को कोई मालूम नहीं होता खुशबू के बारे में। अभी खोज ही रही थी, तब तक खुशबू दिखाई पड़ती है, उधर से रोती पीटती हुई लंगड़ाते हुए आ रही थी घर की तरफ, क्योंकि बगीचे से घर ज़्यादा दूर था नहीं। जब उसकी माँ की नज़र खुशबू पर पड़ती है और दौड़ के जाती है, खुशबू को सहारा देती है, उसे लेके घर आती है। जब खुशबू से पूछती है कि बेटी क्या हुआ तुम्हारे साथ, खुशबू अपने माँ के गले लिपट जाती है और फूट फूट के जोर जोर से रोने लगती है। माँ उसे प्यार देती है, दिलासा देती है
उसे पुचकारती है, पूछती है बेटा बताओ क्या हुआ आखिर। खुशबू रो रो कर अपनी सारी कहानी अपनी माँ को बताती है। खुशबू की माँ ये सारी वाकया सुनती है, उसके पैर तले जमीन खिसक जाती है दोस्तों, कि अब करे तो करे क्या, अकेली औरत क्या कर सकती है। सबसे पहला काम वो करती है, अपने पति को फोन करती है। उसका पति फौज में था, जिसका नाम रामेश्वरम सिंह था, हिसार कैंट में पोस्टेड था। जैसे ही रामेश्वरम इस सारी घटना को सुनता है, वो ऑफिस से बाहर हो जाता है, अपने सीनियर ऑफिसर को बताता है, और जैसे तैसे करके वो अटेंडम वहाँ से छुट्टी लेकर या कैसे भी करके अपने घर पहुँचता है दोस्तों। घर आकर अपने आस पड़ोस में, समाज में लोगों से मिलता है, और दूसरे दिन एक पंचायती का आयोजन होता है, क्योंकि दोस्तों राजस्थान में तो अभी भी पंचायती राज है। राजस्थान के जो छोटे छोटे गाँव का इलाका है, वहाँ मुखिया अपने आप को भगवान के बराबर समझते हैं। अगर मुखिया बोल दे दिन है तो दिन है, रात हो तो रात है, कोई उसकी बात नहीं काटता, क्योंकि ये मुखिया दबंग होते हैं, आवारा किस्म के होते हैं, और आवारा लोगों को पाल के भी रखते हैं ताकि वो इनके लिए लड़े और मरे। दोस्तों दूसरे दिन पंचायत का आयोजन हो तो जाता है, पंचायत में सभी लोग आए थे। अब रामेश्वरम अपना पक्ष रखता है सभी पंचों के सामने कि मेरी बेटी खुशबू के साथ मुखिया सूरजमल का बेटा रणवीर सिंह ने गलत हरकत की है, उसका बलात्कार किया है। जब रणवीर का पक्ष समाप्त होता है तो मुखिया भी अपना पक्ष रखता है, बोलता है कल तो मेरा बेटा था ही नहीं, वो अपने एक रिलेटिव के यहाँ गया था एक शादी में। और मुखिया के इस बात का समर्थन गांव वाले करते हैं, क्योंकि गांव वाले मुखिया से बहुत डरते थे, क्योंकि वो अपराधी किस्म का आदमी था, उसका बेटा भी अपराधी किस्म का आदमी था। गांव के सभी लोग जानते थे कि रणवीर ने जरूर ऐसा किया होगा, लेकिन बोलने की हिम्मत किसी की नहीं होती है। वो जानते थे कि आज अगर मुखिया के खिलाफ बोलेंगे तो कल कोई न कोई हथकंडा अपनाकर मुखिया उनसे बदला जरूर लेगा। सभी गांव वाले चुप हो जाते हैं, और मुखिया के पक्ष में फैसला सुना जाता है कि रणवीर घर में नहीं था। दोस्तों रामेश्वरम फौजी था, अपना समूह लेकर घर आ जाता है, लेकिन वो हार मानने वाला बंदा नहीं था। अब वो धौलपुर थाना में जाता है, वहाँ के थानेदार थे विजय मीना। वो विजय मीना से मिलता है, उनको सारी बात बताता है। दोस्तों सूत्रों से खबर निकल के आ रही है, सुना जा रहा था कि विजय मीना सूरजमल के रिश्तेदार थे, उनके जान पहचान वाले थे, लेकिन मामला एक फौजी का था, फौजी के बेटी का था, इसलिए वो डायरेक्ट मना नहीं करते हैं, वो इनडायरेक्ट रूप से कहते हैं कि फौजी साहब आपने कल पंचायत बुलाई थी और पंचायत में लोगों ने आपके खिलाफ बात की, आपके पक्ष में कोई नहीं बोला, इसलिए मैं ये केस दर्ज नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पंचायती राज है और इसको सरकार भी मानती है। अगर आप पंचायत नहीं कराते तो मैं आपका केस दर्ज कर लेता, लेकिन आपका पंचायत में हार हो चुकी है, इसलिए मैं ये केस दर्ज नहीं करूँगा, आप जाइए अपने घर। अब फौजी रामेश्वरम समझ गया था कि न्याय यहाँ पर नहीं मिल सकता, यहाँ गुंडा राज है। दोस्तों घर जाता है, घर में उसकी पत्नी पूछती क्या हुआ, वो अपने पत्नी को बताता है यहाँ न्याय नहीं मिल सकता, यहाँ गुंडा राज है, यहाँ न्याय की उम्मीद करना मुश्किल है। और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। ये बात उसका बेटा जो था 12 साल का लड़का चंदन, वो भी सुन रहा था। उसे बहुत दुख होता है, उसे बहुत दर्द होता है कि हमारी बहन के साथ गलत बात हो गई है और कोई हमारा पिता का साथ नहीं दे रहा है। अब दोस्तों वो लड़का अपने मन में एक फैसला करता है, क्योंकि था तो फौजी का बेटा, न्याय तो उसके खून में बसा हुआ था। अब उसका फैसला वो अपने तरीके से करने का सोच लेता है। अब माता पिता उसके जब खाना खा के आराम कर रहे होते हैं तो बेटा चंदन अपने पिता का लाइसेंसी पिस्टल निकाल लेता है, जो कि रामेश्वर सिंह के नाम से लाइसेंस लिया हुआ था। पिस्टल को अपने स्कूल बैग में रख लेता है। दोस्तों अब तीसरे दिन फिर वो स्कूल जाने के लिए तैयार होता है, उसकी बहन खुशबू भी तैयार होती है। माँ ने उसे समझा बुझा के कैसे भी शांत कर दिया था। दोनों बहन पहले की तरह स्कूल जा रहे होते हैं पैदल। दोस्तों एक बार फिर बगीचा के पास जाके चंदन बोलता है दीदी मेरा पेट में दर्द हो रहा है, स्कूल नहीं जा पाऊंगा। खुशबू बेचारी कुछ नहीं बोलती है, बोलती ठीक है भाई तुम आराम करो। खुशबू अकेले अकेले ही स्कूल की तरफ फिर से बढ़ जाती है, लेकिन चंदन उस दिन घर नहीं लौटता है क्योंकि उसका पेट में दर्द नहीं हो रहा था। अब वो बगीचे की तरफ जाता है और रणवीर सिंह को ढूंढने लगता है। रणवीर सिंह बगीचे में नहीं मिलता है, उसके बोरवेल पे जाता है, बोरवेल पे भी रणवीर सिंह नहीं मिलता है। फिर दोस्तों इधर उधर कई लोगों से वो पता करता है, खेतों में काम करने वाले लोगों से पता करता है कि मुखिया का बेटा रणवीर सिंह कहाँ मिलेगा। तो कोई उसे बताता है कि वो नहर की तरफ गया है और एक पेड़ के नीचे बैठ के वो गांजा फूंक रहा है। दोस्तों अब चंदन नहर की तरफ चल देता है। बगीचे से नहर मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पे था। जैसे ही चंदन कुछ दूर जाता है तो उसे रणवीर की एक झलक दिखाई पड़ती है। वो नशे में धुत गांजा पी के एक पेड़ के पास सुस्ता रहा था। धीरे धीरे चंदन उसके पास जाता है, अपना स्कूल बैग खोलता है, पिस्टल निकालता है और रणवीर की कनपट्टी में सटा के 2 फायर करता है। दोस्तों रणवीर के सर के परकच्चे उड़ जाते हैं, गोली इस कान से निकल के इस कान से पार हो जाती है। रणवीर की लाशों पे लातों से प्रहार करता है और उसके ऊपर थूक देता है घृणा से और वहां से चल देता है। दोस्तों फिर वो घर नहीं जाता है, सीधे धौलपुर थाना पहुंचता है। थानेदार साहब विजय मीना अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे। चंदन स्कूल ड्रेस में स्कूल बैग लिए हुए वहां पहुंचता है।
अब बोलता है दुर्गा साहब हमने एक आदमी को गोली मार दी है। विजय मीना जो थानेदार थे वो हंसने लगते हैं, बोलते बेटा ये तुम्हारा स्कूल नहीं है, थाना है, यहाँ मजाक मत करो, घर जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। वो लड़का एक तरफ खड़ा हो जाता है, बोलता साहब हमने सच्ची में गोली मारी है। दोस्तों ये बात हो ही रही थी, इधर गांव में हंगामा मच जाता है, किसी ने रणवीर को शूट कर दिया है, गोली मार दी है। जब ये खबर मुखिया को मिलती है, मुखिया रोता चीखता चिल्लाता गिरता पड़ता थाने की तरफ भागता है। जैसे ही वो थाना में प्रवेश करता है, दरोगा के सामने उस बच्चे को देखकर क्रोध से थर थर कांपने लगता है, क्योंकि उसे खबर मिल गई थी कि चंदन ने उसे शूट किया है। और वो गुस्से में आकर चंदन की तरफ झपटने ही वाला था पकड़ने के लिए, तब तक चंदन फुर्ती से अपना स्कूल बैग से पिस्टल निकालता है, मुखिया सूरजमल की तरफ करके 2 फायर करता है। मुखिया सूरजमल वहीं दरवाजे के पास ढेर हो जाता है। दोस्तों ये सीन देखकर जो थानेदार साहब थे विजय राणा, वो हक्के बक्के रह जाते हैं, क्या करें क्या ना करें, उन्हें कुछ समझ भी नहीं आती है। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था इस सीन पे, ये एक बच्चा गोली मार सकता है, वो भी गांव के मुखिया को, वो भी दबंग मुखिया को। दोस्तों कुछ सेकंड तो दुर्गा साहब स्टेचू की तरह खड़े रह जाते हैं हाथ में रूल लिए, फिर एकाएक उन्हें होश आता है और रूल लेकर बच्चे की तरफ झपटने ही वाले होते हैं। तब तक वो बच्चा चंदन दरोगा जी की तरफ पिस्टल का मुंह करके 2 फायर करता है। दरोगा जी भी कुर्सी पर बैठ जाते हैं और परलोक सिधर जाते हैं। दोस्तों जब फायर का आवाज बाहर गूंजता है, सारे पुलिसकर्मी दौड़े हुए आते हैं, देखते हैं मुखिया वहाँ मृत पड़ा हुआ है, दरोगा साहब भी कुर्सी पर मरे पड़े हुए हैं, बच्चे के हाथ में पिस्टल है, उससे धुआं निकल रहा था। दोस्तों बच्चा पिस्टल को टेबल के ऊपर रख देता है और दोनों हाथ अपना खड़ा कर देता है। पुलिस वाले उसे पकड़कर लॉकअप में डाल देते हैं। दोस्तों ये खबर जंगल में आग की तरफ फैल जाती है। मीडिया कर्मी भी भागे भागे दौड़े दौड़े आते हैं और फोटो शूट करने लगते हैं उस बच्चे का। कई तरह के लोग बातें करने लगते हैं, क्यों मारा, कैसे हुआ, क्या हुआ। सब लोग अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी कहानी बनाने लगते हैं। दोस्तों जब ये मामला कोर्ट में पहुंचता है तो जज साहब जैसे ही कटघरे में इस बच्चे को देखते हैं, जब उसका आरोप पढ़ते हैं कि ये बच्चे ने 3 दिन मर्डर किया हुआ है, 3 लोगों को गोली मारी है, एक बार तो उन्हें यकीन ही नहीं होता है। फिर वो बच्चे से पूछते हैं कि बेटे तुमने ये काम किया है? वो चंदन सीना तान के बोलता हाँ साहब मैंने ही ये काम किया है, मैंने ही 3 लोगों को गोली मारी है, हमने ही 3 मर्डर किया है। जज साहब बड़ा ही आश्चर्यचकित होते हैं, पूछते हैं आखिर क्यों? दोस्तों चंदन पूरी कहानी जज साहब को बताता है, शुरू से अंत तक, कैसे वो स्कूल जा रहा था, कैसे उसका पेट दर्द हुआ, कैसे वो घर आया, उसकी बहन अकेले गई, फिर मुखिया का बेटा उसे मोटरसाइकिल में बैठा कर ले जाता है, उसके साथ गलत काम करता है। उसके बाद पंचायती होती है, पंचायत में उसके पिता की नहीं सुनी जाती है, फिर वो थाने में जाते हैं, थाने में भी कोई उसकी नहीं सुनता है। सारी कहानी वो जज साहब को रो रो के बताता है। दोस्तों ये कहानी सुनकर जज साहब की भी आंखें गीली हो जाती है, उनका भी दिल चीख चीख के कहने लगता है इस बच्चे ने सही न्याय किया है। लेकिन दोस्तों वो कानून की कुर्सी पर बैठे हुए थे और कानून को हाथ में लेना उचित नहीं है। अपराध तो अपराध ही होता है। अगर जज साहब कानून के दायरे में नहीं रहते तो बच्चे को निर्दोष बरी कर देते, बाइज्जत बरी कर देते, लेकिन कानून के दायरे में थे, उसके ऊपर केस चलता है। लेकिन जज साहब कम से कम उसे सजा देने की कोशिश करते हैं, उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है। दोस्तों हमारा इस कहानी सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं था, समाज में जो हो रहा है बस उसको उजागर करना मात्र था। आखिर बच्चे को क्या उसकी तरफ पड़ गई हथियार उठाने की? अगर उसके पिता रामेश्वरम को न्याय मिल जाता है समाज में, पंचायत में या थाने के द्वारा, तो बच्चा ऐसा कृत्य नहीं करता। लेकिन दोस्तों जब कहीं से कोई न्याय नहीं मिलती है, कोई उम्मीद नहीं होती है, तो बच्चा को ये कदम उठाना पड़ा, क्योंकि मामला उसका बहन का था। दोस्तों बहन के बलात्कारी को मारना कोई गुनाह नहीं है, बच्चा एक तरह से ठीक किया था, लेकिन कानून की तरफ से ठीक नहीं किया था। दोस्तों आपका क्या राय इस वीडियो में? क्या उस बच्चे ने, चंदन ने सही किया या गलत किया? दोस्तों छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो आपको अच्छी लगी, कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं एक बढ़िया बेहतरीन कहानी के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।